डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा ओब्लिक एसिम्पटोट्स। तो ओब्लिक एसिम्पटोट्स वो एसिम्पटोट्स होंगे जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस टाइप की एक इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। अब इसको फाइंड करने के लिए एक वर्किंग रूल है, तो वो प्रॉपर वर्किंग रूल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वन बाय वन मैं इसको पढ़ूंगा और उसको इंप्लीमेंट करूंगा इस इक्वेशन ऑफ कर्व में। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास है वर्किंग रूल बता रहा हूं। कोई इक्वेशन रही होगी एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, और मान लीजिए इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो मैंने मान ली n। क्या मान ली डिग्री? n। ध्यान देंगे तो पहला स्टेप क्या है? राइट इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा? फर्स्ट स्टेप हुआ राइट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या लिखेंगे? गिवन y क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर एफ एक्स वाई कितना होगा? भाई यहां पर मैंने लिखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहां पर एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी वो मैं लिखने जा रहा हूं। एफ एक्स वाई होगा वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे पास होगा एफ एक्स वाई। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसमें कहा मेक द ग्रुप ऑफ सेम डिग्री टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व है इसमें अलग अलग तरह की टर्म है। क्लियर है? किसी की डिग्री 3 है, किसी की डिग्री 2 है, किसी की डिग्री 1 है, कोई कांस्टेंट टर्म है। तो इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या थी हमारे पास? 3। तो इसलिए मैंने कहूंगा इट इज इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ डिग्री 3। तो मैं क्या करूंगा? इसकी ग्रुपिंग करूंगा। तो मैं आ गया स्टेप नंबर 2 पर। एफ एक्स वाई को ग्रुप बना के लिखूंगा। तो किस तरह लिखूंगा? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, पहला ग्रुप में बनाने जा रहा हूं डिग्री 3 के लिए, क्योंकि 3 से ज्यादा तो है नहीं। वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब। तो ये आ गई बच्चों डिग्री 3। कितनी डिग्री आ गई है? डिग्री 3। इसके बाद नेक्स्ट डिग्री 2 वाली टर्म होंगी। तो डिग्री 2 वाली टर्म कौन कौन सी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डिग्री 2 है। देखो वाई क्यूब का मतलब डिग्री 3, एक्स स्क्वायर का मतलब डिग्री 2, वाई का मतलब डिग्री 1, दोनों को मिलाएंगे तो डिग्री 3। तो इस पूरे ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है सभी की डिग्री 3 है। इसी तरह जो सेकंड ग्रुप मैंने बनाया है इसमें डिग्री क्या है? इसमें सभी की डिग्री 2 है। बात क्लियर है? तो यहां पर डिग्री थी ये 3 और यहां पर डिग्री है ये 2। इसके बाद डिग्री 1 जो कि है नहीं, तो कोई बात नहीं, एक और ब्रैकेट बनाओ, कांस्टेंट टर्म तो है। ये आ गया -1 और इसकी डिग्री आ गई कितनी? इसकी डिग्री आ गई 0। क्लियर है? कितनी आ गई डिग्री? 0। तो इस स्टेप का यही मतलब था कि पहले स्टेप में आप लिख देंगे गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि वो जो आपके पास फंक्शन था एफ एक्स वाई, उसमें आप सेम डिग्री टर्म के ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट इस तरह बनाएंगे या ग्रुप इस तरह बनाएंगे कि आपकी जो टर्म्स की जो डिग्री है वो किस में होनी चाहिए? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट स्टेप, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? अच्छा, ये जो ग्रुप बनाया है इसको मैंने, ये स्टेप नंबर 3 है, मैंने यहाँ पे लिखा मेक द ग्रुप और यहाँ पर उसको बना के दिखाया है। तो ये 2 और 3 दोनों एक ही मान लो, 2 एंड 3 एक ही मतलब होगा इसका, 2 एंड 3। बात क्लियर है भाई? यहाँ पर लिखा मेक द ग्रुप ऑफ सेम डिग्री टर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ पर वो बना के दिखा दिया है। ठीक है? तो 2 और 3 एक ही स्टेप है, गलती से 2 और 3 लिखा गया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आता हूं मैं इस स्टेप पर। तो 2 और 3 एक साथ हो गया। फोर्थ स्टेप क्या हुआ फिर? फोर्थ स्टेप आपका होगा, ध्यान दीजिए, इसमें हम पुट कर देंगे x को 1 और y को m, किसमें? इन अबव इक्वेशन। यानी ये जो आपने इसके ऊपर इक्वेशन बनाई है, कौन सी इक्वेशन बनाई है इसके ऊपर? आपने इक्वेशन बनाया ये वाला एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। ठीक है? तो इसमें जहां जहां x है वहां तो लिख देंगे 1, और जहां जहां y है वहां क्या कर देंगे? क्या पुट कर देंगे? वहां पुट कर देंगे आप m। तो लिख दो यहां पर पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। तो क्या बनेगी इक्वेशन? ये बनेगी मेरे पास f1 कोमा m। राइट हैंड साइड पर ध्यान दो जरा, x की जगह 1 पुट किया, y की जगह m, तो क्या बनेगा? ये बनेगा m क्यूब। x की जगह तो 1 रखा तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। x की जगह 1 रखा तो y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? m, और x क्यूब यानी क्या आएगा? सिर्फ 1। नेक्स्ट ये क्या बनेगा?
नेक्स्ट टर्म बनेगी 1 माइनस एम स्क्वायर, समझ गए होगे आप, और नेक्स्ट टर्म बनेगी -1। क्लियर है? अब ये जो मेरे पास फंक्शन आए हैं इनको नाम दूंगा मैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है x को 1 और y को m लिखने के बाद जो टर्म आपके पास डिग्री n वाली थी उनको नाम दूंगा मैं क्या, यानी ये जो ग्रुप है इसको नाम दूंगा मैं यहां पर phi 3m। क्लियर है भाई? आपने x को 1 और y को m लिखा तो हमारे पास जो n डिग्री वाली टर्म थी उनका नाम रख दिया मैंने phi nm, इससे जो नेक्स्ट डिग्री वाली टर्म थी उसका नाम रख दिया phi n-1m। तो यहां पर ये डिग्री 3 थी तो इसका नाम क्या हो गया phi 3m। यहां पर डिग्री क्या 2 तो इसका नाम क्या रख दूं, इसका नाम रख दूं phi 2m। क्लियर है? इसके बाद n-2 वाली डिग्री है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, n-2 वाले का phi n-2m, लेकिन मेरे पास डिग्री 1 वाली टर्म है ही नहीं तो ये डिग्री वाली टर्म क्या थी, ये 0, ये 0 के कारण आया है डिग्री 0, तो इसका नाम हो जाएगा phi 0m। phi 1m मेरे पास मिसिंग है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हियर, बता भी देता हूं phi 3m का मतलब मेरे पास है m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, अलग से लिख देता हूं। क्लियर है? यहां तो मैंने इस तरह लिख दिया है, आप समझ पा रहे हैं ना। पहले नंबर पर आपने इक्वेशन ऑफ कर्व लिखा, दूसरे नंबर पर आपने ग्रुप बनाए डिक्रीजिंग डिग्री में, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x को 1 और y को m लिखा। तो आपके पास जो सेम डिग्री टर्म थी उनका नाम आपने रख दिया phi n-1 phi n-2, जैसी डिग्री थी ऐसा आपने उसका नाम लिखा। तो यहाँ पर डिग्री 3 थी तो phi 3, डिग्री 2 तो phi 2, डिग्री 0 तो phi 0, और यहाँ पर क्या थी डिग्री n तो phi n, डिग्री n-1 तो phi n-m एंड सो ऑन। तो इसके हिसाब से ये तो हुई phi 3, और ये कितना हुआ नेक्स्ट phi 2m, phi 2m हुआ मेरे पास 1 माइनस m स्क्वायर, और इसके बाद phi 1 भी लिखता हूं, हालांकि 1 इसमें है नहीं तो अगर कोई टर्म मिसिंग है तो क्या लिखोगे उसको लिखोगे आप phi 1m, नहीं है तो 0, नहीं है तो 0, जैसे इक्वेशन में अपने पास से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। और phi 0m ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया -1, ये आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट स्टेप, सॉरी फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे कि जो इसमें मैक्सिमम डिग्री वाला आपके पास phi था तो मैक्सिमम डिग्री वाला phi कौन सा है, यहाँ पर phi 3m, इसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे। किसके इक्वल पुट कर दोगे, इसको पुट कर दोगे आप 0 के इक्वल, तो पुट कर दो, यहीं पे पुट कर देता हूं, पुटिंग नेक्स्ट स्टेप, ये फिफ्थ है, पुटिंग phi 3m इसके इक्वल 0 के इक्वल, तो इसके अकॉर्डिंग ये बना m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस m इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट करके करेंगे क्या, पुट phi n m इक्वल टू 0 एंड सोल्व इट, इसी को सोल्व करेंगे किसके लिए, m के लिए, यानी 0 के इक्वल पुट करने के बाद हम m की वैल्यू निकालेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं, पहले स्टेप में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, दूसरे स्टेप में बनाएंगे ग्रुप जो कि बना के दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, तीसरे स्टेप में x को रखेंगे 1 और y को लिखेंगे m, तो आपके पास डिफरेंट डिग्री के phi आएंगे, उसमें जो मैक्सिमम डिग्री वाला जो phi है उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल लिखने के बाद इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी किसके लिए, m के लिए। अब m के लिए सोल्व करोगे तो यहाँ पर तो m स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना आ गया m-1, इसके बाद तभी पढ़ूंगा आगे कहानी, और यहाँ पर ये -1 कॉमन इसी तरह लिख दो, तो कुल मिलाकर ये आ गया m-1 m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। आप यहां से समझ पा रहे होंगे, इसके फर्दर फैक्टर कर दो तो आ गया m-1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 1 और -1, तो ये m की 3 वैल्यू आ गई। जैसे यहाँ पर मैंने कहा है लेट m इक्वल टू m1 m2 m3 mn, तो इसके हिसाब से m1 हो गया -1, m1 हो गया 1, m2 भी हो गया 1, और m3 कितना हो गया -1, 3 वैल्यू आएंगी। अगर डिग्री 4 होती तो 4 वैल्यू आ सकती थी। क्लियर है? अब इसके हिसाब से जो एसिम्प्टोट थी, हम कौन से एसिम्प्टोट ढूंढ रहे हैं, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स, तो इसके हिसाब से एसिम्प्टोट्स क्या क्या हो सकते हैं, एसिम्प्टोट्स इस केस में बन सकते हैं आपके क्या क्या बन सकते हैं, बना के दिखाता हूं। y इक्वल टू m की ये होगा ना, y इक्वल टू mx प्लस c, शुरू में बताया था मैंने, तो ये एक बनेगा 1 इंटू एक्स प्लस सी, दूसरा भी क्या बनेगा 1 इंटू एक्स प्लस सी, और तीसरा क्या बनेगा y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस सी। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज सी, प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज सी। अब ये सी सभी के लिए अलग अलग होगा, 1 के लिए अलग, -1 के लिए अलग। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सी। तो इसका मतलब आपको आधी चीजें तो पता चल गई,
आपको ये तो पता चल गया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें दो चीजें मिसिंग है, नंबर एक स्लोप यानी m, नंबर टू ये कांस्टेंट टर्म c। तो m तो आपको पता चल गया, इसके 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे, एक -1 के लिए, दूसरा +1 के लिए और तीसरा भी +1 के लिए, यानी 2 एसिम्पटोट्स मिलेंगे 1 के लिए और एक एसिम्पटोट्स मिलेगा -1 के लिए। तो अब कहानी रह गई डिटरमाइन सी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन सी। अब सी को किस तरह डिटरमाइन करेंगे उसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। क्लियर है? और एक फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा। क्लियर है? तो हर वैल्यू के लिए क्या पता करेंगे आप? सी। अब मैं इसके बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ सी। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर मैंने m की वैल्यू पता कर चुका हूं, एसिम्पटोट्स होगा y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का, तो m आ गया 1 1 और -1, c हमारा अभी अननोन है। तो यहां पर ये डिपेंड करेगी c की वैल्यू टाइप ऑफ m। तो m किस तरह का होगा, या तो m अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। तो केस 1 में लिखने जा रहा हूं यहां पर, इफ m इज नॉन रिपीटेड रूट। जैसे यहां पर रूट आए, m की 3 वैल्यू आई है, तो ये जो 1 है ये तो हमारा रिपीटेड रूट है, क्योंकि m की वैल्यू आई है 1,1, तो 1 अपने को रिपीट करता है, लेकिन -1 अपने को रिपीट नहीं करता। तो ये डिपेंड करेगा कि रूट रिपीट करता है नहीं रिपीट करता, रिपीट करता है तो कितनी बार रिपीट करता है, ये सब फार्मूले में डिपेंड करेगा। तो वही फार्मूले में यहां पर बताने जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने पहला लिखा, इफ m इज नॉन रिपीटेड रूट। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये कुछ -1 की तरह होगा, क्योंकि -1 एक ही बार आया, नॉन रिपीटेड रूट। देन C कैन बी डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन किया जा सकता है इसको? इसका फॉर्मूला होगा C अपॉन फैक्टोरियल 1 फाइव n डैश m प्लस 5n-1m इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, C का मल्टीप्लाई जो भी इसमें हाईएस्ट डिग्री का 5 था, जैसे यहां पर 3 था, तो 3 को आपने 0 लिखा था 5 3m को, तो वही 5 आप लेके चलेंगे और उसका डिफरेंशियल करेंगे 1 टाइम, और नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट वाला 5 आप इसमें लिख देंगे। फार्मूले में सिमेट्री अभी बनने वाली है। पहले केस 2 लिखूं तो आपको ये फार्मूला भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आ गया इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कहानी है, सॉरी, केस नंबर 2, हाँ जी, केस नंबर 2। इसमें क्या लिखेंगे, इफ m इज रिपीटेड रूट। वहां तो नॉन रिपीटेड था, यहां पर मैंने लिखा रिपीटेड, ये नॉन रिपीटेड लिखो, रिपीटेड रूट, और वो भी कितने टाइम? 2 टाइम्स। जैसे 1,1, तो 1 ने रिपीट किया अपने आप को, 2 बार आया ये, तो तब क्या लिखेंगे, देन C कैन बी डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन होगा ये? C कैन बी डिटरमाइंड बाय C स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। जैसे यहां पर C अपॉन फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट था, यहां पर C स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सॉरी C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2। फिर वही हाईएस्ट डिग्री वाला 5, तो 5n, लेकिन जहां पर C स्क्वायर लिखा तो 5n का डिफरेंशियल 2 बार करेंगे। इसके बाद C को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे, C अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसका नेक्स्ट 5n-1 उसका डिफरेंशियल करेंगे 1 टाइम, और इसके बाद फिर नेक्स्ट 5 यानी 5n-2 m इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर मैं C की वैल्यू लिखता हूं यहां पर C की पावर 1, तो फंक्शन का डिफरेंशियल भी होगा 1 टाइम। अगर मैं लिखता हूं C की पावर 2, तो फंक्शन का डिफरेंशियल होगा 2 टाइम। तो मैक्सिमम पावर वाले 5 से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर 5n, यहां पर 5n-1, यहां पर 5n-2। अब इसके साथ जितनी C की पावर है उतनी बार उनका डिफरेंशियल। चलिए क्यूब वो लिखता हूं, तो शायद ये फार्मूला आपको सिमेट्री बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगी। अच्छा, जो भी C की वैल्यू आएगी इन इक्वेशन से वो यहां पुट कर देंगे हम। क्लियर है? नेक्स्ट है, इफ m इज, कैसा रूट है ये? अगेन m इज रिपीटेड रूट, कितनी बार? 3 टाइम्स लिखता हूं इस बार। क्लियर है? तब C की वैल्यू क्या होगी? देन C कैन बी डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन हो जाएगा ये C क्यूब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? C क्यूब। ध्यान देंगे, C क्यूब, अब फैक्टोरियल 2 की जगह फैक्टोरियल 3। अब यहां पर हाईएस्ट डिग्री वाला 5 यानी 5n,
अब सी क्यूब है तो 3 बार डिफरेंशियल। इसके बाद फिर नंबर आएगा सी स्क्वायर का फैक्टोरियल 2, तो फिर इससे नेक्स्ट वाला 5, तो 5n-1 सी स्क्वायर, तो डिफरेंशियल कितनी बार होगा 2 टाइम। इसके बाद नंबर आया सी का, तो अपॉन फैक्टोरियल 1, इसका नेक्स्ट 5, तो क्या होगा 5n-2m। सी है, सी की पावर 1 तो एक बार डिफरेंशियल, और लास्ट में फिर सी की पावर 0 आएगी, यानी फंक्शन को एज इट इज आप लिख दोगे और इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहां से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? उन वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा एक वर्किंग रूल है किसका फाइंड करने का, टू फाइंड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। चलिए एक मैं कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर करने जा रहा हूं डिटेल में। किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए सी की वैल्यू निकालता हूं। क्वेश्चन में यहां पर लिख चुका हूं, इसी को मैं सोल्व करने जा रहा हूं। तो गिवन क्वेश्चन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये मुझे दिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई क्यूब माइनस 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां पर एफ एक्स वाई क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे, जो एफ एक्स वाई है वो यही होगा भाई, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 को ही आपने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई, इसको नाम दे दो 1। एफ एक्स वाई आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस 1, ये मेरे पास है। अब सबसे पहले आप निकालोगे, देखिए मुझे इसके सभी एसिम्प्टोट्स पता करने, तो पहले पता करता हूं मैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या पता करता हूं, पहले नंबर पे पता करता हूं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई है तो पता कर लेते हैं। क्या है फार्मूला इसका, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। क्लियर है? कितना होना चाहिए, 0। और ये कहां एग्जिस्ट करेगा, इन एफ एक्स वाई, वो मैंने नहीं लिखा है। कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर तो एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 0, यानी 1 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट्स, कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा आपको किसके पैरेलल, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए पहला स्टेप तो ये हो गया, कोई एसिम्प्टोट्स मुझे नहीं मिला। सेकंड, अच्छा एक बार और बता दूं, जितनी इक्वेशन की डिग्री है, अगर इसकी 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। 3 होंगे, 2 होंगे या 1 होंगे या कोई नहीं होगा, कभी 4 नहीं हो सकती। यानी एसिम्प्टोट्स का जो नंबर है वो मैक्सिमम इक्वेशन की डिग्री के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, या एस भी लगा दीजिए। क्या होगा ये, हालांकि मैंने डिटेल में इसका लेक्चर अपलोड कर रखा है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्या बनेगा ये भी बनेगा कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई, मैक्सिमम पावर ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहां के हिसाब से वो मैक्सिमम पावर क्या हुई है, तो वाई क्यूब ही, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू 0, और ये कोफिशिएंट क्या हुआ वाई क्यूब का -1, 0 के इक्वल, जो कि फिर वापस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट्स, फिर कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू, इसके पैरेलल वाई एक्सिस। चलिए अब हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या है हमारा, थर्ड, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। इसी के बारे में मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए किसी क्वेश्चन में एक्स के पैरेलल वाई के पैरेलल मिल जाए तो कम से कम कुछ एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे, और यहां पर तो एक भी नहीं आया अभी तक। तो अब हम आते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट्स, जो मैंने आपको इस लेक्चर में डिटेल में बताया है। तो एक बार ये क्वेश्चन आप ठीक से देखेंगे तो आपको पूरा मेथड रिवाइज हो जाएगा।
ओब्लिक एसिम्प्टोट्स का मतलब हमें डिटरमाइन करना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन को लिख दीजिए। क्या गिवन इक्वेशन, ये लिखा हुआ है, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है यहां पर, क्लियर है। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, एक्स क्यूब, चलो एक बार और लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला स्टेप हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको ग्रुप बना के देखेंगे। लेट एफ एक्स वाई, जो भी हमारा एफ एक्स वाई है वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, चलो एक बार और लिख देता हूं, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस वाई माइनस 1। ये हो गया एक तरह से पहला स्टेप। अब आता हूं सेकंड स्टेप पर, क्लियर है। आपको इस तरह नहीं लिखना, आप डायरेक्ट करते जाइए। सेकंड स्टेप में मुझे बनाने ग्रुप, तो ग्रुप किस तरह बनाएंगे, डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ टर्म्स, तो डिक्रीजिंग डिग्री में चलूंगा मैं, तो पहले डिग्री 3 की टर्म्स लिख दो पहले ग्रुप में। तो आ गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये आ गई डिग्री 3 वाली टर्म। डिग्री कितनी है इनकी, 3। इसके बाद चलो जगह थोड़ी कम रह गई है, प्लस करके लिख देता हूं माइनस 3x माइनस वाई। इनकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री है, ध्यान देंगे कितनी डिग्री है, 1। डिग्री कितनी है इनकी, 1। डिग्री 2 वाली कोई टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस, और ये आ गया माइनस 1। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है आपकी 0। ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, ये पुट कर दीजिए। तो वी गेट क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा f1 कोमा m, ये आपको मिला 1, x की जगह 1 रखा है, y की जगह m, तो 1 प्लस m, और यहां पर कितना माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म क्या मिली, नेक्स्ट टर्म मिली आपको माइनस 3 माइनस m। तो बच्चों ये तो मिला एक तरह से, आपको क्या मिला, फाई 3m, और ये क्या मिला मुझे, ये मिला फाई 1m। भाई जितनी डिग्री उतना फाई, अगर डिग्री 3 है तो फाई 3 मिलेगा, डिग्री 1 है तो फाई 1 मिलेगा, और लास्ट इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस 1, तो ये मिला मुझे फाई नोट m। क्लियर है, क्या मिला मुझे, फाई नोट m। इनकी वैल्यू मैं अलग अलग लिख लेता हूं, उसके बाद में फाई 3m को 0 के इक्वल लिखूंगा। x को 1 और y को m लिखने के बाद मेरे पास डिफरेंट डिग्री के फाई मिले। तो हियर फाई 3m कितना है आपके पास, फाई 3m ये आपके पास आ गया, कितना है, इट इज 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब। इसको कुछ नंबर दे देता हूं, चलो 3 कह दो, फाई 4, अब शायद इससे पहले मैं 2 नंबर दे चुका हूं, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, फाई 4 नहीं सॉरी फाई 2, जो मिसिंग है उसको भी लिखो, अगर नहीं दिख रहा तो 0 लिखो। कोई फाई 3 के बाद डायरेक्ट आपको फाई 1 मिला ना, डिग्री 3 के बाद सीधी टर्म मेरे पास डिग्री 1 की थी, डिग्री 2 की कोई टर्म नहीं थी, तो फाई 2m कितना हो गया, 0। इसके बाद अच्छा मैंने m इसलिए लिखा क्योंकि x तो इसमें से गायब हो जाएगा, तो सिर्फ ये m का फंक्शन बचा, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को डायरेक्ट m का फंक्शन लिखा है। फाई 1m कितना आ गया, ये आ गया माइनस 3 माइनस m 5, और ये फाई नोट m कितना आ गया, ये माइनस 1, और ये आ गया मेरे पास 6। बात क्लियर है, ये सभी इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, फाई 3 फाई 2, ये ऑल आर इंपोर्टेंट टर्म्स, क्लियर है, ये सबसे इंपोर्टेंट है 3। बात समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए, एसिम्प्टोट्स हमारा क्या होगा, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स का मतलब है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू तो आपको ये फाई 3 बता देगा। अभी क्या करेंगे, इसके बाद फाई 3 को 0 के इक्वल पुट करो, तो क्या करेंगे, टेकिंग, और यहां से m की वैल्यू मिलेंगे फाई 3m इक्वल टू 0। जैसे आपने इसको 0 के इक्वल पुट करा तो ये बना 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर, और कितना होगा ये माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर, कितना आ गया ये 1 प्लस m इक्वल टू 0, और ये आ गया 1 प्लस m, ये आ गया 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। m की 3 वैल्यू मिलने वाली है, तो कितना बना ये बना 1 प्लस m, इसके फर्दर फैक्टर कर दो 1 प्लस m, और ये आ गया 1 माइनस m। इसका मतलब m की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 भी लिखो,
यहां से मिला -1, सेकंड से भी मिला -1 और थर्ड से मिला 1। इसका मतलब m हैज टोटल 3 वैल्यूज। एक तो आ गया 1, इसको पहले नंबर पे लिख दिया, ये -1 और ये -1। अब यहां पर मेरे पास दो तरह के m है। एक तो m है 1 जो कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा यानी नॉन रिपीटेड, और एक m की वैल्यू है -1 जो अपने आप को रिपीट करती है, वो भी 2 टाइम। तो अब क्या करेंगे, तो एसिम्पटोट्स आपके कुछ इस तरह बन गए, y = x + c, दूसरा बन गया y = -x + c, और तीसरा भी क्या बन गया, y = -x + c, क्योंकि m की जगह 1, -1 और -1 यहां आ जाएगा। अब रह गया c। अब c को डिटरमाइन करता हूं। c को डिटरमाइन करने का एक प्रॉपर मेथड है जो मैंने वर्किंग रूल पे लिखा है, तो वहीं पे वापस आता हूं और इसी का मैं आपको यूज करके यहां पर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या डिटरमाइन करने वाला हूं, इसके बाद डिटरमाइन करने जा रहा हूं मैं c। मेथड को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, 100% आपको समझ में ये आ जाएगा। तो हेडिंग भी डाल देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ सी। डिटर्मिनेशन ऑफ सी, ध्यान देंगे। चलिए केस नंबर 1 पहला, m = 1 के लिए कर रहा हूं कहानी। किसके लिए लिख रहा हूं, 1 = 1। तो यहां पर ये 1 क्या है, इट इज नॉन रिपीटेड रूट। रिपीट तो नहीं हो रहा है, इट इज नॉन रिपीटेड रूट। देखिए ये एक ही बार आया है, नॉन रिपीटेड रूट। देयरफॉर सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, सी किससे मिल जाएगा आपको, देयरफॉर सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन होगा, ध्यान देंगे, c/(1) phi n, n का मतलब क्या है यहां पर, phi3, यानी phi3-m और प्लस phi2m = 0। क्लियर है। अब देखिए phi3 हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो बताओ यहां पर phi3-m अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का 0, m का 1, m के रेस्पेक्ट में -2m, और ये आ गया -3m²। तो ये किसकी वैल्यू, phi3 की वैल्यू है, तो लिख दो इसको, c/(1) का मतलब तो इतना ही रहा, और ये आ गया मेरे पास 1 -2m -3m², और अब आ जाओ phi2m, ये तो एज इट इज लिखना है, कितना है, 0। क्लियर है। बट m = कितना है, m तो 1 के इक्वल है, बट या सिंस करके लिख दो, क्योंकि m कितना आपके पास, सिंस m = 1, देयरफॉर इन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 -2 -3 = 0, यानी कुल मिलाकर ये आ गया मेरे पास -4c = 0, यानी c = 0। देयरफॉर एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स हो जाएगा y = mx + c, और y का मतलब कितना आ गया, 1, सॉरी m का मतलब आ गया 1 के लिए क्या है, और c का मतलब आ गया इस केस में 0। इसका मतलब एसिम्पटोट्स बना y = x। तो ये हमारा पहला एसिम्पटोट्स है। कौन सा एसिम्पटोट्स है, पहला। अब आता हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, केस नंबर 2 में लिखेंगे आप किसके लिए, m = -1 के लिए। तो m = कितना है यहां पर, ध्यान देंगे, m = -1, इट इज, सॉरी इसको चलो रेक्टेंगल में बंद कर दूं, पहले की तरह लिख देता हूं। अरे ये क्या है, इट इज नॉन तो नहीं है, नॉन रिपीटेड तो नहीं है, ये तो रिपीटेड रूट है। तो क्या है, इट इज रिपीटेड रूट, वो भी कितने बार, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम इनने अपने आप को रिपीट किया। देयरफॉर सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ध्यान देंगे, c² 2 और phi3 c² से मल्टीप्लाई होगा तो पहला वाला जो phi है उसका 2 बार डिफरेंशियल होगा। इसके बाद c/(1) कितना आएगा, ये phi3-m, इसके बाद लास्ट टर्म आ गया मेरे पास phi2। अच्छा phi3 के बाद phi2 का नंबर आएगा, और इसके बाद phi1 का नंबर आएगा, m = 0। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। ये आ गया c²/2। ध्यान देंगे यहां पर phi3 अब देखिए ये तो phi था, तो अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशियल कर दूं phi3 m,
तो यहीं पर देख लीजिए आप 1 का 0 तो यह आ जाएगा -2, ध्यान देंगे -2m का -2 और ये आ गया माइनस का 6m। कितना आ गया? माइनस का 6m। चलिए तो लिख दो यहां पर, ये बना मेरे पास -2 - 6m और सेकंड टर्म तो 0 ही हो गई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि जब φ2 आपका 0 है, φ2 कितना है? 0, तो ऑब्वियसली φ2 डैश m भी कितना होगा? 0 होगा। समझ पा रहे हैं आप? नहीं तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? φ2 डैश m इज 0। थर्ड φ1 में कुछ नहीं करना, जैसा है ऐसा ही आपको लिखना है। तो कितना है ये? -3 और -m = 0। अब आप क्या करेंगे? m की वैल्यू लिख दो। किसकी वैल्यू लिख देंगे? m की। चलिए इधर लिख देता हूं, इसकी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। भाई यहां से c की मुझे वैल्यू आराम से मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है सी में। थोड़ा और डिटेल में लिखता हूं। सी की वैल्यू क्या थी यहां पर? सॉरी, m की वैल्यू क्या थी? -1। तो यहां पर -1 लिखूंगा। ये बना दिस इंप्लाइज c² / 2 -2 - 6 -1 और ये आ गया प्लस -3 - -1 = 0 सिंस m वाज कितना था? m -1। तो ये कुल मिला के मेरे पास बना c² / 2 ये प्लस का 4 और यहां पर कितना आ गया? ये -3 + 1 हो जाएगा तो ये -2 आ गया 0। तो कुल मिलाकर ये आ गया 2c² = 2 यानी c² = 1 यानी c = ±1। तो इसका मतलब ये हुआ c की भी दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक -1। देयरफॉर एसिम्प्टोट्स आर, इस केस में एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे? एक से ज्यादा है। तो यहां पर एसिम्प्टोट्स आपके आ जाएंगे y = mx, यही था ना, प्लस c। तो ये इंप्लाइज कर देगा y = m की जगह -1 इंटू एक्स और प्लस c की जगह 1। नेक्स्ट y = 2 होंगे ना, y = फिर -1 इंटू एक्स, m तो फिक्स है दोनों बार, और c की वैल्यू क्या आ गई नेक्स्ट टाइम? -1। दिस इंप्लाइज y = -x + 1 पहला एसिम्प्टोट्स, y = -x - 1 ये दूसरा एसिम्प्टोट्स। हेंस फाइनली टोटल एसिम्प्टोट्स अगर आप लिखना चाहो तो कितने आ गए भाई? 1 एसिम्प्टोट्स मिला था किसके लिए? हमें m = 1 के लिए, और 2 एसिम्प्टोट्स किसके लिए मिले? m = -1 के लिए। हेंस आप कह सकते हैं ऑल एसिम्प्टोट्स आर, जितने भी एसिम्प्टोट्स हैं अगर आप उनको एक ही सीक्वेंस में लिखना चाहो तो क्या क्या बने? पहला बना y = x, दूसरा बना y = -x + 1, तीसरा बना y = कितना बना? ये -x - 1। और यही हमारा क्या है? इसका फाइनल आंसर। चलो इनको रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं, ठीक है। एंड लिख दो यहां। तो कुल मिलाकर बच्चों ये तरीका हुआ किसका? ओब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा कर्व ट्रेसिंग, लेकिन कर्व ट्रेसिंग पढ़ने से पहले आपको हाउ टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन एंड एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड व्हाट आर द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स, ये सब फाइंड करना आपको आना ही चाहिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में कर्व ट्रेसिंग के में। थैंक यू वेरी मच।